कुछ रैट मॉन्स्टर्स दिखाए जा रहे होते हैं और अगले सीन में हमें वही कर्व स्वॉर्ड दिखाया जाता है जिसे और कोई नहीं इब्लिन चला रहा होता है और वो उस मॉन्स्टर के टुकड़े कर देता है और उसी वक्त उसका लेवल अप भी हो गया होता है और वो सोच रहा होता है ये कितना कमाल का है। ये सारे मॉब्स मेरे से 30-30 लेवल ऊपर के हैं और मैं इन्हें एकदम मक्खन की तरह काटे जा रहा हूँ। ये सब मेरी स्वॉर्ड के कारण ही हुआ है। वैसे मैंने 2.5 मिलियन गोल्ड इसके लिए जो पे किए हैं वो प्राइस वाकई इसे जस्टिफाई करता है। ये स्वॉर्ड वाकई कमाल का है और अगर ऐसा ही चलते रहा तो मैं जल्द से जल्द उसके पास तो पहुंच ही जाऊंगा। मैं भले पहले बहुत अहेड हुआ करता था इस गेम में, पर वो मेरे से आगे निकल गया और उसने मेरा लेवल आराम से सरपास कर लिया नंबर 1 किंग योंग मास्टर बनने में। और पता नहीं कितना समय हो गया हो, पर मेरे जैसे बराबर एज का ये सब करते हुए देखकर मुझे बहुत शौक लगा था। तुम बस मेरा इंतजार करो लॉरेल, मैं तुम्हें जरूर सरपास करूंगा। ये कहते हुए वो आसपास के मॉन्स्टर्स को भी तबाह कर रहा होता है और उसकी आखिरी बात, मैं सबसे महान बनूंगा। और यहाँ दूसरी तरफ वेंटर को दिखाया जा रहा होता है जो कि बेचारा फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाते हुए कहता है इब्लिन इतनी तेजी से लेवल अप कर रहा है क्योंकि उसके पास बहुत अच्छा वेपन है और ये मेरे पास क्यों नहीं है, मुझे आर्मर की थोड़ी जरूरत है। और जिशुका उसे कहती है वेंटर यार तुम अपना रोना बंद भी करो, तुम्हारा वेपन अभी बहुत अच्छा है और तुम्हें उसकी क्या जरूरत है, तुम्हें इक्विपमेंट की जरूरत है क्योंकि तुम हमारे ग्रुप के टैंकर हो और तुम्हें बाकी रेड्स में हमें टैंक भी तो करना है। और तुम ये सब दूसरों का क्यों देख रहे हो यार, तुम्हें जो फिलहाल आगे काम दिया है उस पे देखो। और ग्रिड हर बार कोई एपिक यूनिक या लेजेंडरी आइटम थोड़ी बनाने वाला है तुम्हें तो थैंकफुल होना चाहिए क्योंकि ग्रिड ने तुम्हारा नेक्स्ट ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया है। और वेंटर कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मुझे आर्मर नहीं चाहिए, मुझे वेपन चाहिए। और जिशुका गुस्से में उसके तरफ देखते हुए कहती है अच्छा तुम्हें वेपन चाहिए, पता है ग्रिड ने तुम्हें कुछ सामान लाने को कहा था, पहले तुम वो क्यों नहीं जमा करते हो, यहाँ बस टाइम पास कर रहे हो। और तुम्हें ये करने के बजाय ग्रिड को पहले टाइम देना चाहिए क्योंकि उससे सिर्फ हमारा काम थोड़ी करना है, उसकी अपनी लाइफ भी तो है गेम में। और तो और अभी वो अपने स्मिदी में भी नहीं होगा। और इसी के साथ हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है किसी डंजन का जहां पर अचानक से बहुत सारे पत्थर गिरते हैं और एक गोलम दिखाया जाता है जिसके बॉडी में ब्लास्ट होता है और उसका काम तमाम हो जाता है। आसपास के खड़े लोगों में से एक कहता है अरे ये तो एक न्यूबी है और ये अपने साथ एक ग्रेट स्वॉर्ड लाया है। और दूसरा कहता है वही ना, ये आदमी ये तो वही पागल आदमी है जो कुछ दिन पहले टीवी पे छाया हुआ था। और ये ग्रिड होता है जो वही स्केलेटन मास्क लगाकर आया होता है एकदम मनाइकल हंसी के साथ। और दिखाते हैं वो एक गोलम पे पिकैक्स से ही हमला कर रहा होता है और उसकी खुशी तो देखो, उसे उस पे पिकैक्स से हमला करने से बहुत सारे इक्विपमेंट्स मिल रहे होते हैं, ची आयरन ओर्स, डिलक्स आयरन ओर और ओरेकुलम भी। और ग्रिड उस गोलम को देखते हुए सोचता है इसमें जो मैजिक स्टोन्स है ना ये सब इसके इंजन को पंप कर रहा है और पूरा का पूरा गोलम सिर्फ मिनरल ही मिनरल है। अरे वाह मजा ही है। और इसी को देखते हुए एक दूसरा बंदा भी पास के गोलम पर चढ़कर पिकैक्स से हमला करने लगता है और कहता है अरे इस पे यही काम करता होगा, सभी लोग आ जाओ हम इसे जरूर हरा देंगे। और देखते ही देखते वो दूसरा गोलम उसे एक जोरदार पंच मारता है और वो वहीं पे ऑन द स्पॉट डेथ हो जाता है उसका। ये देखते हुए आसपास के लोग चौंक जाते हैं और ग्रिड भाई वो फिर से काम पे लग जाता है और आसपास के लोगों में बात चल रही होती है तुमने वो देखा। और दूसरा कहता है हाँ ये पूरी तरह से साइकोपाथी है। और यहाँ दूसरी तरफ ग्रिड के पास ना जिशुका का मैसेज आता है जो कह रही थी कि हमने सारे मिनरल्स जमा कर लिए हैं, अब हम तुम्हारे पास आ रहे हैं। और ग्रिड कहता है अच्छा तो अब मुझे भी यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। और वो अपने आसपास देखता है और कहता है अरे यार इन सभी को तबाह करने में मैं इतना दूर आ गया कि मुझे समय का तो पता ही नहीं चला। और ये सारे लोग जो खड़े थे ये लोग कहाँ चले गए, कितना ज्यादा टाइम हो गया है। और वो अपना ग्रुप चैट खोलते हुए कहता है क्यों ना मैं अपने गिल्ड वालों को ही यहाँ बुला लूं। और वो मैसेज टाइप कर ही रहा होता है
कि क्या कोई मुझे यहाँ मदद कर सकता है। तभी उसके नीचे की जमीन खिसकती है और एक बड़ा सा होल बन जाता है जिसमें ग्रिड ना चाहते हुए भी नीचे गिरने लगता है। और दिखाते हैं उसकी जितने सारे ट्रैप्स रहते हैं ना, वो सब ग्रिड पे हमला करने लगते हैं। सभी तरह के ट्रैप्स एक्टिवेट होने लगते हैं, पर उसकी जो इम्यूनिटी रहती है वो उसे बार बार प्रोटेक्ट कर रही होती है। और एक और चीज जो ग्रिड की बहुत मदद करती है वो होता है डोरान्स रिंग, जो कि बार बार सभी इफेक्ट्स को कैंसिल कर रही होती है। और ग्रिड जैसे ही नीचे लैंड करता है तो सबसे पहले वो एक हेल्थ पोशन पीता है और कह रहा होता है, मैं आखिर यहाँ कैसे आ गया, अब पता नहीं मैं यहाँ से बाहर जा भी नहीं पाऊंगा। और ये सब डोरान के रिंग के कारण हुआ है कि मैं इतनी आसानी से यहाँ लैंड कर पाया। और अब तो मुझे आसपास देखना पड़ेगा क्योंकि मेरी इमोर्टैलिटी वाली स्किल भी कैंसिल हो गई है। ये 24 आवर्स में बस एक ही बार काम करती है। और उसके सामने एक चट्टान जितना बड़ा गोलम जिसपे नोटिफिकेशन आता है गार्डियन ऑफ द लैबिरिंथ अब अवेकन हो गया है। और ग्रिड कहता है ये तो 5 गुना बड़ा है सभी रेगुलर गोलम से। और इसी के साथ ग्रिड क्या करता है ना, वो सबसे पहले स्वॉर्ड निकालता है और उसकी तरफ दौड़ने लगता है चिल्लाते हुए, मैं तुम्हें यहाँ से बिल्कुल बाहर नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हें यही खत्म कर दूंगा, पैगमॉस स्वॉर्ड डांस। और इससे पहले कि वो कोई एक्शन ले पाता, गोलम उसे तेजी से पंच करता है और यहाँ ग्रिड पीछे वाली चट्टान में किसी खिलौने की तरह जा टकराता है। और भाई साहब गोलम तेजी से उसे फॉलो अप करते हुए एक दूसरा पंच करता है उसी पत्थर पे और ग्रिड बाल बाल साइड जंप करते हुए उससे बचता है। तब तक में ना जिशुका भी ऊपर आ गई होती है और वो कहती है, हम तुम्हारा मैसेज देखकर यहाँ बहुत जल्दी आ गए हैं और तुम यहाँ बॉस मॉन्स्टर से अकेले फाइट क्यों कर रहे हो, तुम ऐसी मुसीबत में कैसे फंस जाते हो। वेंटर कहता है, हमें शायद से उसकी मदद करनी चाहिए, हम वहां नीचे क्यों नहीं जा रहे। जिशुका कहती है, ग्रिड ने अभी तक हार नहीं माना है और जैसी कि इसकी पर्सनैलिटी है ना, अगर हम इसकी मदद करने के लिए जाए भी तो ये सोचेगा कि हम इसका किल चुराने आए हैं। और जिशुका ऊपर से ही चिल्लाते हुए कहती है, ग्रिड क्या तुम ठीक हो, क्या तुम उसे हरा सकते हो। और हाँ, मुझे पीछे एक दरवाजा दिख रहा है, तुम वहां से एस्केप कर सकते हो। और ये कहकर वो शांत हो जाती है। ग्रिड घूमकर देखता है और कहता है, जिशुका ये यहाँ कब आई। और उसे भी पीछे वो दरवाजा दिखता है। और ये सब होने के बीच में ही ना वो गोलम का पंच ग्रिड से कनेक्ट करने ही वाला होता है कि अचानक से दिखाते हैं गोलम पे बहुत सारे बिजली के झटके पड़ने लगते हैं और इससे उसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है। और ये हमारे ग्रिड ने किया होता है, जिसने अपने हाथों में रेड लाइटनिंग समनिंग बीट पकड़ा होता है और कहता है, और बताओ गोलम भाई साहब आपको कैसी लगी मेरी मेहमान नवाजी। और ये कहते हुए वो उसके बॉडी पे किल से हमला कर देता है। और दिखाते हैं यहाँ पर गोलम के जो पार्ट पे हमला हुआ होता है ना, उससे कुछ रोशनी से निकल रही होती है। और ग्रिड उसे देखकर सोचता है, ये जहाँ पे मेरा अटैक हुआ है ये तो कुछ और ही लग रहा है, जैसे कोई इंगट हो। और ग्रिड तेजी से उस पे अपने हैमर से हिट करता है और उसी के साथ उसका आर्म एकदम से स्मूथ बन जाता है, चमकने लगता है, जो देखकर ग्रिड खुश हो जाता है और एकदम हंसते हुए कहता है, तुम तो पूरी तरह से मिनरल से बने हुए हो। बस होना क्या था, ग्रिड ने पूरे गोलम को ही सभी तरफ से रिपेयर करके एकदम स्मूथ बना दिया होता है और कहता है, तो चलो तुम्हारा काम तो हो गया, अब लगता है तुम्हारे सारे जॉइंट्स को भी मैंने एकदम फिक्स कर दिया है, अब तुम तो हिल भी नहीं सकते, अब तुम क्या इस डंजन को गार्ड करोगे। ये कहते हुए ना ग्रिड अपने पावर्स एक्टिवेट करने लगता है, ब्लैक स्मिथ रेज, और हंसते हुए कहता है, मैंने पहले इस पावर को इस्तेमाल नहीं किया है पर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से ही मैं पहली बार इस पावर को यूज कर पाऊंगा। ग्रिड ने ट्रांसेंड अटैक यूज किया होता है और अपने तलवार के एक स्विंग से उस गोलम को वाकई बहुत ज्यादा डैमेज दे दिया होता है और कह रहा होता है, मेरे इस डबल अटैक से अब फाइनली तुम्हारा पूरा मिनरल बॉडी पिघलने लगा है। और वो वापस से लिंक अटैक ट्राई कर देता है और दिखाते हैं उसने अपने वापस से तलवार के कई सारे स्विंग्स उस गोलम पे मारने लगता है और उस गोलम का हालत खराब हो रहा होता है, जिसे ऊपर से जिशु का देखते हुए कहती है, इसकी किस्मत तो देखो,
वाकई इस लैब्रिंथ के गार्डियन ये बॉस का कोई स्पेशल स्किल नहीं है। और तो और ये बिलीव करना मुश्किल हो रहा है कि ये उससे एक खिलौने की तरह खेल रहा है। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे ये आदमी और यहाँ पे ग्रिड ना अपने स्वॉर्ड को चार्ज कर लिया होता है और कहता है पैकमास स्वॉर्ड डांस किल, और इसी के साथ वो अपना फाइनल सबसे ताकतवर हमला उस गोलम पर दे मारता है और दिखाते हैं वो गोलम का वजूद ही मिटा देता है। और इसी के साथ ग्रिड के पास बहुत सारे नोटिफिकेशंस आते हैं लेवल अप होने के और बहुत सारे रिवार्ड्स, जिसे ग्रिड एक एक करके चेक कर रहा होता है और कहता है ये क्या है। और वो नोटिफिकेशन में क्लिक करते हुए कहता है ये तो एक बॉस मॉन्स्टर था ना, और मैं इसके सभी ट्रैप से इतनी मुश्किल से बचा हूँ, ये चिंदी रिवार्ड्स क्यों मिल रहे हैं? इतने घटिया रिवार्ड्स कौन देखता है यार? ये टूटे हुए टुकड़े, इनका मैं क्या करूंगा? तभी ग्रिड के साइड पे एक बड़ा सा पत्थर गिरता है और ऊपर से जिशुका चिल्लाते हुए कहती है ग्रिड ये पूरी जगह गिरने वाली है, जल्दी करो, मैंने तुम्हें वो केव बताई थी ना, उसमें भाग जाओ। और ग्रिड उसे देखते हुए कहता है हाँ मैं तुरंत करता हूँ। और वो उसी केव के दरवाजे की तरफ भागने लगता है। जैसे ही ग्रिड दौड़कर एंटर करता है ना, वो केव का दरवाजा बंद हो जाता है और ग्रिड अपना मास्क हटाते हुए कह रहा होता है मैं वापस एकदम से मरने पे आ गया था, फाइनली मैं यहाँ पर आ गया हूँ। यहाँ के मॉन्स्टर इस डंजन में सबसे घटिया हैं, सबसे घटिया लूट देते हैं और बार बार मेरी जान दांव पे लग रही है। तभी उसे साइड पे टेबल पे 3 चेस्ट दिखते हैं और उन्हें देखते हुए वो कहता है अच्छा वो ब्राहम्स ट्रेजर चेस्ट की यहाँ पे काम आने वाली थी। और वो एकदम स्माइल करते हुए कहता है मुझे तो पहले से पता था सैटिस्फाई सबसे बेस्ट गेम है। और वो उन चेस्ट की तरफ देखते हुए कहता है किसी को देखकर ऐसा लगेगा कि सबसे ज्यादा चमकदार वाले में सबसे घटिया ट्रेजर होगा, पर ये उनकी रिवर्स साइकोलॉजी है, होता इसका एकदम उल्टा है। और चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये कहते हुए वो की उस गोल्डन वाले चेस्ट में लगा देता है और वो चेस्ट से बहुत ज्यादा रोशनी आते हुए जैसे ही वो चेस्ट खुलती है ना, उसके अंदर एक अंडा होता है, जिसे देखकर ग्रिड गुस्से में चिल्लाता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? इसका मैं क्या करूंगा साले कमीनों। और वो अंडे को देखते हुए गुस्से में कह रहा होता है मैंने अपनी जान दांव पे लगाई सिर्फ ये अंडे के लिए, यार मैं इसे तो मार्केट से भी खरीद लेता, और इसमें इतना खास क्या है? ये रिवार्ड में अंडा, अब मैं इसे क्या चिकन की तरह गर्मी दूं? ये कहते हुए वो एकदम से अनॉयड दूसरे चेस्ट को देखते हुए कहता है क्या दूसरा वाला करेक्ट आंसर था? यार मेरे साथ क्या हो रहा है? अब तो मेरे पास वो की भी नहीं बची है जिससे मैं ये चीज को ट्राई कर सकूं। और वो दूसरे चेस्ट को देखते हुए कहता है अरे हाँ की, क्यों ना मैं एक की बना लूं आइटम क्रिएशन से। और वो तेजी से आइटम क्रिएशन पैनल खोलता है और उससे कहता है एक ऐसा की जो कि सभी चेस्ट को खोल पाए और वन टाइम इक्विपमेंट ना हो। ये उसी सेम ब्लैक आयरन से बनाऊंगा जिससे मैंने डांस लीफ बनाया था, और ये किसी भी चेस्ट को एकदम आराम से खोल देगा। और इसका शेप जैसा कि मूवी में चोर लोग यूज करते थे ना, एकदम वैसा दूंगा कुछ इस तरह से। और हमें उसके पैनल में एक शेप दिखाया जाता है और वो कहता है चलो ठीक है, और उसके सामने वो आइटम होलोग्राम फॉर्म में प्रेजेंट हो जाता है। और ग्रिड कहता है बहुत अच्छे, ये डिजाइन वाकई सभी चीजें कर सकता है और मैं इसे मास्टर की नाम देने वाला हूँ। और वो आसपास देखते हुए कहता है ऑल राइट, तो अब सब कुछ तो है मेरे पास ब्लैक आयरन, पर इसे बनाने के लिए ना मुझे जो चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है स्ट्रॉन्ग आग, ये यहाँ पर मिलना एकदम नामुमकिन है। तभी वहां जिशुका आती है और कहती है ग्रिड क्या तुम ठीक हो? और ग्रिड खुश होते हुए कहता है अरे वाह क्या टाइमिंग है तुम्हारी, प्लीज मेरे लिए यहाँ पर आग लगाओ ना। और तुम ये उससे करो, क्या नाम था उसका, हाँ फिनिक्स एरो। ग्रिड रिक्वेस्ट कर ही रहा होता है कि मुझे एक ना और स्मेल्ट करना है, बस एक छोटा सा काम है। और जिशुका गुस्से में कहती है तो तुम ये कह रहे हो
कि मैं यहाँ पर फीनिक्स एरो चलाऊं, जिसके चलाने के लिए मुझे अपना 100% मैना देना पड़ेगा ताकि तुम एक छोटा सा काम कर सको। और ग्रिड एकदम स्मग सा चेहरा बनाते हुए कहता है, हाँ ये इतना हार्ड तो नहीं होना चाहिए, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं गिल्ड छोड़ दूंगा। और जिशु का सर पे हाथ रखते हुए कहती है, अरे यार इसके चोचले खत्म नहीं हो रहे। और वो कहती है ठीक है, और वो अपना एरो लोड करते हुए पास के दीवार पे चला देती है। और ग्रिड उसे देखकर खुशी से कहता है, अरे परफेक्ट। और वो वहां बैठकर स्मेल्ट करना शुरू कर देता है, जिसे देखकर वेंटर कहता है, अरे वाह ये जिशुका को तो अपने इशारों पे नचाता है, ये वाकई बहुत कूल है। और फाइनली ग्रिड के हाथ में मास्टर की होती है और वो कहता है ये बन गया। जिशुका पूछती है आखिर ये क्या है, और ग्रिड बताता है ये पूरे अर्थ पे सबसे बेस्ट टूल है, बस तुम इसका फंक्शन तो देखो। और वो एक चेस्ट में लगाते हुए कहता है, अभी फिलहाल मैं सबसे घटिया वाला चेस्ट खोलने वाला हूँ। और ये ओपन हो गया, जिसे तीनों लोग एकदम एक्साइटेड होते हुए देख रहे थे। अंदर से एक बूट निकलता है जिसका नाम होता है ब्राहम्स बूट्स, और ये एक यूनिक रेटेड आइटम होती है। और ग्रिड उसे देखकर सोच रहा होता है, अरे वाह ये क्या कमाल का है। इसका कूल डाउन रिडक्शन एक जो स्किल है, ये मेरे बाकी के जो कूल डाउन है उनको कम कर देगा। और तो और इसमें मैजिशियंस के लिए फ्लाई भी दिया हुआ है, मैं उड़ भी सकता हूँ, वाकई कमाल का है। जिशुका कहती है ये तो बस वही मैजिशियंस यूज कर सकते हैं जो लेवल 200 के अबव होंगे, ये तो वाकई बहुत कम मैजिशियंस यूज कर पाएंगे पूरे गेम में। और वेंटर इसे देखते हुए कहता है, इसके ऑप्शंस वाकई कमाल के हैं और इसका डिफेंस बहुत हाई है, प्लीज ग्रिड तुम इसे मुझे भेज दो, मैं इसके लिए तुम्हें बहुत पैसे दूंगा। और ग्रिड उसे देखते हुए कहता है, यार मुझे इतने ज्यादा भी पैसे नहीं चाहिए, चुप रहो तुम। और यहाँ वेंटर की रोने रोने वाली हालत हो गई होती है। ग्रिड तभी आखिरी चेस्ट को देखते हुए कहता है, तो क्यों ना मैं इसे भी खोलकर देख लूं, आखिर इसे मैं क्यों छोड़ दूं। और वो मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है। तभी वो की को उस चेस्ट में लगाते हुए कहता है, तो चलो अब तुम्हारी बारी है, देखते हैं तुम्हारे पास मेरे लिए क्या प्राइस में रखा हुआ है। तभी वो चेस्ट से ना एक तेजी से रोशनी की किरण निकलती है, जो कि सीधे उसके चेस्ट के आर पार हो जाता है। और ग्रिड को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है ये क्या हो रहा है। तभी वो एकदम कराते हुए कहता है, क्या क्या है ये। और उसके अंदर से ना एक ब्लैक मैजिक जैसी कुछ चीज निकलती है, जिसकी दो सफेद सफेद आंखें एकदम चमक रही होती है। ग्रिड पीछे जमीन पर गिर जाता है और दोनों उसे ही देख रहे होते हैं। जिशुका बार बार पूछ रही होती है, ग्रिड क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो। तभी वो अपना एरो फायर करते हुए कहती है, तुम्हारी ये मजाल, कौन हो तुम। और वो फायर एरो ना उस ब्लैक मैजिक के आर पार निकल जाता है। और वेंटर चिल्लाते हुए कहता है, मैं ग्रिड की मौत का बदला जरूर लूंगा। और ग्रिड खड़े होते हुए कहता है, अबे मैं मरा नहीं हूं। और जिशुका पूछती है, ग्रिड पर तुम्हारे छाती के तो आर पार वो निकल गया था ना। और ग्रिड बोलता है, हाँ मैंने भी ऐसा ही सोचा था, पर इसने उसे ब्लॉक कर लिया ये चीज। और वो एक तेजी से चमक रहा होता है। वेंटर पूछता है, ये आखिर है क्या। और ग्रिड कहता है, पता नहीं, ये अपने आप इधर उधर घूम रहा है और ये कितना फास्ट है, इसकी ड्यूरेबिलिटी ये सारे अटैक्स को विस्टैंड कर ले रहा है, लगता है ये कोई मामूली अंडा नहीं है। और तभी उसमें क्रैक्स पड़ने लगते हैं और वो दोनों के सामने ही वो एक बहुत बड़े धमाके से ब्लास्ट कर जाता है और उसके अंदर से एक धातु सा कुछ निकलता है। और ग्रिड उसे देखते हुए कहता है, ये लिक्विड सी चीज, क्या ये मर्क्यूरी है। तभी उस ब्लैक मैजिक से आवाज आती है, तुम पूरे 300 साल बाद भी मेरी इस तरह से डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो, ये मिनरल किसी काम का नहीं है। और ग्रिड वो बेचारा डरते हुए पीछे हो जाता है, इसके पैर नहीं है, भूत भूत। और यहाँ दूसरी तरफ वो ब्लैक मैजिक से ना एक आदमी बाहर आया होता है और वो कहता है, पवरेनियम तुम्हें तुम्हारी रक्षा कर रहा है, तो तुम ही हो पैगमा के सक्सेसर। ये सुन के ग्रिड को कुछ क्लिक करता है और वो सोच रहा होता है, क्या इसने पैगमा का नाम लिया, क्या ये कोई क्लास क्वेस्ट होने वाला है। और ग्रिड एकदम हाजिर जवाबी होते हुए कहता है, हाँ मैं ही हूँ पैगमा सक्सेसर,
तुम कौन हो। और दूसरा बंदा भी खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है, मैं हूं ग्रेट मैजिशियन ब्राह्म और मैंने ही ये लैब्रिंथ बनाया है जिसमें इतने सारे मिनरल्स भर रखे हैं और इतने समय से मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैंने पूरे कॉन्टिनेंट पे ना ऐसे 27 से भी ज्यादा जगहें बनाई हैं और यहाँ तुम इतनी देर से पहुंच रहे हो। तुम खुद को उसका सक्सेसर कहते हो और तुम्हें मिनरल की बिल्कुल भी भूख नहीं है। और ग्रिड कहता है, तुमने ये सब बस मेरे लिए बनाया है, आखिर तुम ऐसा करोगे ही क्यों। और वो उस मिनरल की तरफ इशारा करते हुए कहता है, तुम्हारे पास जो चीज है ना उसे पवरेनियम कहते हैं और ये अपनी मर्जी से इधर उधर घूम सकता है। ये सबसे परफेक्ट मेटल है जो कि पैग्मा के स्किल और मेरे मैजिक को मिलाकर बना है। ये एडमेंटियम से ज्यादा ताकतवर है, गॉड मिनरल और मिथरल से ज्यादा हल्का है और इसमें जाफा से ज्यादा इलास्टिसिटी है। ये वाकई एक करिश्मा है जो कि पैग्मा ने बनाया था। और ग्रिड भी सोच रहा होता है, हाँ इसका लेवल, यार ये चीज तो वाकई कमाल की है। ये सब देखते हुए ना दूसरी तरफ ब्राह्म ने अपना फायर स्पेल चलाते हुए कहता है, बेवकूफ कहीं के। और उसका स्पेल ग्रिड किसी तरह से खुद को शील्ड कर रहा होता है कि वो मिनरल आगे आते हुए एक बड़ा सा शील्ड बना देता है और ग्रिड को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर लेता है। तभी ब्राह्म सोचता है, ये उसी ब्लैकस्मिथ की बात मानता है जिसने इसे बनाया हो। ये मिनरल तो वाकई। और ग्रिड गुस्से में कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, आखिर तुम्हें मुझसे चाहिए ही क्या, मुझ पे हमला क्यों किया। और ब्राह्म कहता है, मैं ग्रेट मैजिशियन हूं जो फायर ड्रैगन ट्रोका के बैटल में लड़ा था और अब तक मैंने इंसानी शरीर को छोड़ने का सोच लिया था और एक इमॉर्टल बनने का। इसीलिए मैंने वेसल ऑफ सोल बनाया था जो कि मेरी सोल को इमॉर्टल बना देगा। और मैं इसका पूरा विश्वास रखता था कि पवरेनियम वाकई वो परफेक्ट मटेरियल है जो ये काम कर पाएगा। और मैं उसके साथ 10 सालों तक काम किया पवरेनियम बनाने के लिए और हमारे जॉइंट एफर्ट से पवरेनियम कंप्लीट तो हो गया था। पर तब तक पैग्मा अपने बूढ़े उम्र के साथ उसने भी अपना शरीर त्याग दिया था। वेसल शुरू होने से पहले ही वो खत्म हो गया और जितने सारे ड्वार्फ्स थे ना, किसी को पवरेनियम के बारे में कुछ समझ ही नहीं आता था। उनके स्किल्स इस पे बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे। मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था, पर फाइनली अब मैं तुमसे मिल गया हूं जो कि मेरा ये सपना पूरा कर पाएगा। पैग्मा सक्सेसर। और ग्रिड के पास ना एक क्वेस्ट आ जाता है, क्लास क्वेस्ट। और दूसरी तरफ ब्राह्म कहता है, तुम्हें वो वेसल ऑफ द सोल बनाना है और अगर तुम ऐसा करते हो तो मेरे पास जितना भी पवरेनियम पड़ा हुआ है मैं सब तुम्हें दे दूंगा। और ग्रिड के पास नोटिफिकेशंस आने लगते हैं, ग्रेट मैजिशियंस रिजरेक्शन सेकंड क्लास क्वेस्ट। और इसी के साथ ना ग्रिड सोच रहा होता है, एक मटेरियल जो कि गॉड मिनरल एडमेंटियम से भी ज्यादा ताकतवर है, ये वाकई कमाल का होगा। और एकदम स्माइल के साथ कहता है, मैं जरूर करूंगा, तो बताओ मैं ये वेसल ऑफ सोल कैसे बनाऊंगा। और वो जमीन पर एक कटोरे का डायग्राम बनाता है और कहता है, तो क्या ये कुत्ते को खाना देने वाले बाउल की तरह दिखता है। और यहाँ ब्राह्म गुस्से में सोच रहा होता है, इसकी हिम्मत तो देखो, ये सक्सेसर होकर मेरी इस वेसल का मजाक बना रहा है। और वो एकदम शांत स्वरूप में कहता है, वैसे गॉड ऑफ हेल्थ एंड विजडम जुडार, द गॉड ऑफ वॉर डोमिनियन और गॉडेस ऑफ लाइट रेबेका, इसी के साथ गॉड ऑफ डार्कनेस एंड पेशिलेंस यतन, तुम्हें इन सभी के ब्लेसिंग्स पेवरेनियम में लेने पड़ेंगे ताकि तुम इस पेवरेनियम का यूज कर सको और तुम इसे जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। तुम्हें इससे जो मन है वो कर सकते हो। ग्रिड कहता है, एक सेकेंड, ये आपने जो यतन चर्च का नाम लिया है, मेरी तो ऑलरेडी इनसे दुश्मनी है, ये मैं कैसे करूंगा। और इधर ब्राह्म कहता है, मेरे जाने का समय आ गया है, तुम्हें जो तरीका फिट लगे तुम वो यूज करो, चाहे उनके सामने तुम भीख मांगो या फिर उनसे जबरदस्ती से लो, तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। तब तक मैं तुम्हारा यही इंतजार करूंगा, मैं तुम पे भरोसा करता हूँ, पैग्मा सक्सेसर। और यहाँ पीछे में ना, यहाँ जिशु का ग्रुप में पूछ रही होती है, लाइला जवाब दो, क्या तुम्हें किसी ब्राह्म या पैग्मा के बारे में पता है। और दूसरी तरफ से टेक्स्ट आता है, हाँ ब्राह्म, ये तो भाई सभी मैजिशियंस के टीचर हैं
और जितना तक मुझे पता है पूरे सेटिस्फाई के मैजिक को इन्होंने ही बनाया है, पर मैंने पैगमा के बारे में नहीं सुना। और जिशुका वेंटर को देखते हुए कहती है, तो वेंटर तुम पैगमा के बारे में इन्वेस्टिगेट करो, और अगर ये कोई हिस्टोरिकल फिगर है तो एनपीसीज को इनके बारे में अच्छे से पता होगा। और यहाँ दूसरी तरफ ग्रिड ना वो बूट्स के उड़ने वाली एबिलिटी के साथ बाहर निकल रहा होता है और कहता है, तो मैं स्मिदी की तरफ पहले बढ़ रहा हूँ, तुम्हें वहीं मिलता हूँ। और यहाँ पीछे से वेंटर चिल्लाते हुए कहता है, भाई ये बूट्स मुझे दे दे यार। और यहाँ जिशुका भी सोच रही होती है, इसका लेवल रिस्ट्रिक्शन जो कि 240 से ऊपर का था, ये इतने कम लेवल पे आराम से पहन के चला रहा है। भाई ये वाकई एक लेजेंडरी क्लास होगी, इसका क्लास पता कर पाना वाकई बहुत मुश्किल है। और यहाँ ग्रिड पूरे शहर के ऊपर से उड़ते हुए पास हो रहा होता है, जिसे सभी लोग कह रहे होते हैं, हे वो देखो एक उड़ता हुआ आदमी। और यहाँ ग्रिड बोल रहा होता है, ये बूट्स ये कितना ज्यादा माना ले रही हैं और मुझे कहीं रुक कर ना जल्दी से रेस्ट कर लेना चाहिए। और उसके साथ वो मिनरल भी उड़ रहा होता है। तभी वापस से स्मिदी का सीन, जहां पर वेंटर और जिशुका एकदम हाफते हुए थके थके आ रहे होते हैं। वेंटर कह रहा होता है, अब नहीं, अब कभी भी मैं कोई इन्वेस्टिगेशन करने नहीं जाने वाला, ये लैब्रिंथ्स एकदम थका देते हैं। और ग्रिड जो कि उगते हुए कहता है, तुम लोग को आने में इतनी देर क्यों लग गई, थोड़ा जल्दी चला करो। और वो जिशुका को इशारा करते हुए कहता है, एनीवे जिशुका मुझ पे एक एरो चलाओ। और यहाँ जिशुका जो कि सोच रही होती है, इस आदमी को तो देखो, हम यहाँ इतनी मुश्किल से आए हैं और ये अभी मेरे से काम करवाना चाहता है। और वेंटर भाई उसके तो अलग ही कहने। तभी जिशुका तेजी से एरो फायर करते हुए कहती है, वैसे ये बिल्कुल फेयर नहीं है ग्रिड। और यहाँ ग्रिड ने अपना हाथ आगे करते हुए उस एरो को ब्लॉक कर लिया होता है और दिखाते हैं ग्रिड के पास वाला मिनरल डुप्लीकेट हो गया होता है। और ग्रिड कहता है, क्यों तुम्हें ये देखकर मजा आया ना, ये वाकई बहुत कूल है ना, मैंने इसे स्मेल्ट किया है। और वो सोच रहा होता है, भले ही इसका अमाउंट अभी लिमिटेड है, पर मैं इससे बहुत सारे स्मॉल आइटम्स बना सकता हूँ। और तो और मैं इससे ब्लेड्स बनाकर अपने आर्मर पर रख सकता हूँ ताकि ये ऑटोमेटिक डिफेंस का काम कर सके। तभी साइड से कोई आवाज लगाता है, हे क्या तुम ग्रिड हो? और ग्रिड घूमकर देखता है तो ये रॉयल गार्ड्स होते हैं। और उनमें से आगे वाला कहता है, अर्लस्टेम तुमसे मिलना चाहते हैं, प्लीज हमारे साथ आओ। और ग्रिड कहता है, अर्ल वो मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? विंस्टन कैसल का सीन, जहां पर अर्ल बैठे बैठे सोच रहे होते हैं, मैं इसे बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ और मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि मेरी बेटी किसी को देखकर ऐसा एक्सप्रेशन बनाएगी। और तो और इसे प्यार करने के लिए कॉमनर ही मिला था, कोई प्रिंस भी नहीं। और वो गंभीर रूप में सोचते हुए कहते, वैसे मैं इसके बारे में सुन तो रखा हूँ, ये वही है एक ब्लैकस्मिथ जिसने आयरीन को मलैकस से बचाया था, पर ये कोई सेंस नहीं बनाता। और उसके पास खड़ा नाइट भी कहता है, हाँ अर्ल आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ये बंदा करेक्टली एक फ्रॉड ही है। इसका नाम ब्लैंड डे ईएन रहता है, ये अर्लस्टेम का डिसाइपल और आयरीन के बचपन का दोस्त है। और वो कहता है, ये नामुमकिन है, कोई इतना जवान और इसके इतने सारे अचीवमेंट्स, ऐसा हो ही नहीं सकता, हमें आयरीन को इस आदमी से दूर रखना चाहिए। और दूसरी तरफ जमीन पर ग्रिड घुटनों के बल बैठा होता है और कह रहा होता है, मैं अर्लस्टेम को ग्रीट करता हूँ। और यहाँ ईएन कह ही रहा होता है, हमें इसे पनिशमेंट देनी चाहिए आपकी बेटी को भड़काने के लिए। और वो चिल्लाते हुए कहता है, बेवकूफ तुम्हें पता है ना तुम नोबेल्टी से मिलने वाले हो और ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं, और तुम्हें अपनी आइडेंटिटी पहले रिवील कर देनी चाहिए, अब क्या कर रहे हो? और ग्रिड सोच रहा होता है, भाई मैं तो यहाँ रिवार्ड लेने आया था और ये कौन है, मुझसे ऐसे क्यों बातें कर रहा है? तभी अर्ल कहते हैं, वैसे तुम बहुत ज्यादा जवान हो, पर तुमने वो इनफेमस स्वॉर्ड ऑफ सेल्फ ट्रांसेंडेंस क्राफ्ट किया था और एक बहुत अच्छे स्वॉर्डमैन भी हो, इसीलिए तुमने मलैकस को भी हराया था और यतन के फॉलोअर्स को। और यहाँ ग्रिड एकदम मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने मलैकस को अपने दोस्तों के साथ मिलकर हराया था और यतन के फॉलोअर्स वाकई बहुत कमजोर थे, मैं उन्हें आराम से हल्की तलवारबाजी से ही आराम से हरा पाया। और यहाँ अर्ल कहते हैं, जिस यतन के फॉलोअर की तुम बात कर रहे हो ना, उनसे हमारी आर्मी दशकों से लड़ती आ रही है और एक ब्लैकस्मिथ स्वॉर्डमैन ने उसे हरा दिया। मुझे
तुम पे बहुत ज्यादा शक हो रहा है, और तो और कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम और तुम्हारे दोस्तों ने ही मेरी बेटी का किडनैप किया हो। और अब ग्रिड थोड़ा सीरियस हो जाता है और उसके मन में आता है, ये ऐसा क्यों कह रहा है कि मैंने सब कुछ प्लान किया था, और तो और मैंने इसे वो तलवार कितने सस्ते में बेची थी और इसकी बेटी को भी बचाया। यहाँ आयरीन भी चिल्लाकर कहती है, फादर आप ग्रिड के ऊपर शक क्यों कर रहे हैं, ये तो, और उसे काटते हुए इयन कहता है, लेडी आयरीन ये चीज आपको सीरियसली लेने की जरूरत है, इतना लाइटली आप कैसे सोच सकती हैं, और तो और हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, ये सही है भी कि नहीं। और उसके मन में चल रहा होता है, मैं इसे आयरीन को तो बिल्कुल भी ले जाने नहीं दूंगा, मेरी आयरीन अभी मैं तुम्हें मजा चखाता हूँ। ये कहते हुए वो उसके तरफ प्रूव इट ब्लैकस्मिथ कहते हुए तलवार लेकर दौड़ पड़ता है, और ग्रिड के पास कोई रास्ता ना होते हुए वो भी अपने डायमेंशनल पोर्टल से स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है, मुझे नहीं पता था तुम लोगों की मेहमान नवाजी इतनी खराब है अपने गेस्ट के अगेंस्ट। वेल जो भी है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ ये काम कितना आसान होता है। और वो अपने स्वॉर्ड से एक अटैक करता है और उधर इयन को किसी मक्खी की तरफ फ्लिक कर देता है और चिल्लाते हुए कहता है, मेरे से तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है। और यहाँ पर इयन खुद को संभालते हुए सोच रहा होता है, ये एक इतना बड़ा स्वॉर्ड एक ही हाथ से चला रहा है और इसकी स्ट्रेंथ तो देखो, लगता है ये अपने बातों में सीरियस था। खैर मुझे क्या, ये कहते हुए वो उसकी तरफ उसके पैरों में अटैक करने के लिए बढ़ता है कि ये अंग सबका बहुत कमजोर होता है, पर ग्रिड उसे अपने स्वॉर्ड से ब्लॉक करता है और उसकी ठुड्डी पर एक जोरदार किक धर देता है। ब्लैंड भले लेवल 200 का हो, पर ग्रिड के पास स्टैट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं और एक्सपीरियंस भी है जो कि उससे कई ज्यादा है। और ग्रिड कहता है, तो कैसा लगा हाई स्टैंडिंग नोबलमैन एक कॉमनर से मार खा के। और यहाँ पर दिखाते हैं इयन को जिसने स्पेल्स एक्टिवेट करना शुरू कर दिया होता है, स्वॉर्ड्स ग्रेस, आर्मर स्विल। और ये देखकर ग्रिड कहता है, अच्छा तो तुम बस एक स्वॉर्ड्समैन नहीं, एक मैजिक स्वॉर्ड्समैन हो। और यहाँ इयन मुस्कुराते हुए कहता है, हंस ले कॉमनर, तुझे जितना हंसना है, पर मैं तुझे इतनी गंदी मौत देने वाला हूं ना। मेरे मैजिक जो मेरे पापा ने सिखाया, ये वर्ल्ड का सबसे पावरफुल मैजिक है। मैं अल अशुर का पहला बेटा, सबसे ऑनरेबल ग्रेट मेज। और ये सुनकर ना ग्रिड को उस आदमी की याद आती है, और ये वही होता है जिसने ग्रिड को पैगमास बुक का क्वेस्ट दिया होता है। और वो दिखाते हैं इयन उसके तरफ लॉर्ड ऑफ द स्टॉर्म अटैक कर दिया होता है और तलवार लेकर भी बढ़ते हुए कह रहा होता है, क्या तुम्हें अब मुझसे डर लग रहा है कि मैं कितना महान ओपोनेंट हूं? अब तुम्हारे लिए बहुत देर हो चुकी है। पर यहाँ ग्रिड को क्या, उसने सभी को रेजिस्ट कर लिया होता है और कहता है, साले बास्टर्ड, तुम्हें ये पहले बताना चाहिए था ना। मैं इतनी देर से बेकार ही किसी बास्टर्ड के बेटे से बात कर रहा था। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। और वो पैगमा स्वॉर्ड डांस यूज करता है और इयन पे एक जोरदार अटैक करता है। ये देखकर तो अर्ल स्टेम भी खड़े हो जाते हैं, पैगमा। और यहाँ पर इयन जमीन पर गिर जाता है और सोच रहा होता है, मैं अर्ल अशुर का पहला बेटा, मुझे नहीं पता था कोई मुझे इतनी आसानी से हरा देगा। मेरे किसी डिवर्फ ने काम ही नहीं किया, इसके पास ये कैसी शॉर्ट स्किल है। और यहाँ दूसरी तरफ अर्ल स्टेम सोच रहे होते हैं, इम्पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं ये बात पहले क्यों नहीं सोच पाया। एक बेस्ट ब्लैकस्मिथ और बेस्ट स्वॉर्डमैन, ये बस एक ही हो सकता है। और पीछे से आयरीन, इसकी खुशी का तो ठिकाना नहीं था। और अर्ल ग्रिड का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, क्या तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहोगे, पैगमास सक्सेसर। और ग्रिड जो कि अपने मन में सोच रहा होता है, क्या इसे पता चल गया, वैसे ये जानता है पैगमा कौन है। और क्या बोला इसने, शादी। और यहाँ दूसरी तरफ आयरीन एकदम शर्माते हुए दूसरी तरफ देखने लगती है और ग्रिड कह रहा होता है, इस गेम की एक ही खासियत है कि इसके एनपीसीज के पास भी इमोशन, फिजिकल बॉडी, फिजियोलॉजी और डिजायर्स हैं, एक नॉर्मल इंसान की तरह। और ग्रिड के मन में भी लड्डू फूटने लगते हैं। वो कहता है, मैं फाइनली 27 साल के बाद अपनी वर्जिनिटी लॉस करने वाला हूँ, अब मैं एक एडल्ट बनने वाला हूँ। इतनी ही देर में दूसरी तरफ से इयन की आवाज आती है, अर्ल ये आदमी ये इमोर्टल है
और इसे गॉड का कर्स नहीं लगेगा। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, लेडी आयरीन इससे पहले मारी जाएगी बढ़ती उम्र के साथ। ये कहते हुए इयन फिर से पावर लोड कर देता है और कहता है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। मैं लेडी आयरीन को तुमसे दूर रखूंगा। मैं तुम्हें एक ड्यूएल के लिए चैलेंज करता हूं ग्रिड। और मुझे पता नहीं ये पैगमास डिसेंडेंट आखिर क्या होता है, पर तुम्हें आयरीन से दूर रहना चाहिए। और यहाँ आयरीन भी चिल्लाकर कह रही होती है, सर इयन, ग्रिड के लिए मेरे मन में भी बहुत ज्यादा अफेक्शन है। प्लीज, ये सब मेरी गलती है, मुझे पहले बता देनी चाहिए। पर यहाँ इयन तो बिना कुछ सुने ग्रिड की तरफ हमला कर भी दिया होता है, फिर से स्टॉर्म स्वॉर्ड यूज करते हुए। और यहाँ ग्रिड जो कि स्वॉर्ड निकाल कर रेडी होता है और अर्ल के साइड से जाते हुए कहता है, तो तुम्हें अब पता चल गया है ना कि तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। अब मैं तुम्हें हमारे ताकत में डिफरेंस बताता हूं। ये कहते हुए फिर से पैगमा स्वॉर्ड डांस से वो उस पर अटैक कर देता है और इस बार किल अटैक होता है। इसके साथ दिखाते हैं इयन को जो कि जमीन पर मूर्छित होकर गिर जाता है। और यहाँ अर्ल कह रहे होते हैं, आयरीन उसके लिए बहुत ज्यादा प्यारी थी। मैं प्लीज मास्टर ग्रिड से माफी मांगता हूँ उसके तरफ से। और ग्रिड कहता है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये कुछ दिनों में ऑटोमेटिकली उठ जाएगा। और वो अपना सर खुजाते हुए कहता है, मैं ये शादी की बात अभी नहीं सोचना चाहता हूँ, अभी मुझे कुछ और काम है। और अर्ल कहते हैं, अच्छा तो तुम ये काम खत्म करने के बाद ये बात करने वाले हो ना। और ग्रिड सोचते हुए कहता है, आयरीन आपके लिए वाकई बहुत ज्यादा प्रेशियस होगी, मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। और वो मनी मन सोच रहा होता है, अभी ये करना बिल्कुल भी सही नहीं है, अभी मुझे और सारे क्लास क्वेस्ट पूरे करने हैं। और अर्ल कहते हैं, मुझे लगता है यहाँ पर मैंने तुम्हें बुलाकर तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, इसीलिए मैं इसके लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। वैसे तुम्हारा जो भी काम है, मैं रेबेका से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारा ये काम जल्दी खत्म हो जाए। और ग्रिड को तभी ब्राहम की बातें याद आती है, वो ब्लेसिंग वाली, पवरेनियम वाली। और वो कहता है, अरे ये तो मैं भूल ही गया था, स्टीम फैमिली की रेबेका चर्च से तो बहुत अच्छी रिलेशनशिप है। और वो उसे कहता है, वैसे अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा है तो क्या आप मेरे लिए एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखने वाले हैं? ये मुझे रेबेका चर्च के पोप से मिलना है। और अर्ल कहते हैं, द पोप? ऑफ कोर्स, मैं ये काम तुरंत कर देता हूँ, तुम इसे बहुत ज्यादा आसानी होने वाली है तुम्हें। और यहाँ दूसरी तरफ लेडी आयरीन स्माइल करते हुए कहती हैं, क्या आप स्मिथी की तरफ वापस जा रहे हैं सर ग्रिड? प्लीज अपना ध्यान रखिएगा जब तक हम दूसरी बार मिलते हैं। और ग्रिड भी मुस्कुराते हुए कहता है, ऑफ कोर्स, तुमने देखा ना मैं कितना ज्यादा ताकतवर हूँ। और वापस से स्मिथी का सीन दिखाया जाता है जहां पर ग्रिड मुस्कुराते हुए आगे बढ़ रहा होता है, वही आयरीन की बातें सोचते हुए। और यहाँ उसके सामने कोई खड़ा होता है, ये वही गिल्ड का नया बंदा होता है जो कि कहता है, हेई मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ ग्रिड, मैंने सुना है तुम बहुत अच्छे ब्लैक्समिथ हो। और ग्रिड उससे पूछता है, वैसे तुम्हें क्या चाहिए? और वो बंदा कुछ थोड़ा ऑफेंड होते हुए कहता है, तुम्हें पता है ना वो आदमी जिसने जायंट गिल्ड को तबाह कर दिया था, मुझे उससे फाइट करना है और उसके लिए मुझे हथियार चाहिए होगा। ये कहते हुए वो पास में रखे लॉक पे थूक देता है। और ग्रिड उसे गुस्से से देखता है, उससे कहता है, तुम्हें पता है ना तुम कहाँ थूक रहे हो? और वो आदमी कहता है, ओहो जरा देखो तो तुम्हें कितना ज्यादा गुस्सा कर रहे हो, तुम सिर्फ लेवल 100 के हो और लगता है बाकी लोगों ने तुम्हें कुछ ज्यादा ही पैम्पर कर रखा है, पर मैं नहीं। मैं जैसे ही उस मास्क वाले बास्टर्ड को हराऊंगा मैं ये गिल्ड छोड़ने वाला हूँ। और अगर तुम केयरफुल नहीं रहोगे ना तो मैं तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकता हूँ। और वो कह ही रहा होता है कि तुम्हें बाकी लोगों की आईडीज देखनी चाहिए थी, साले तुम कर क्या रहे थे? और यहाँ ग्रिड ने अपना वेपन समन करना शुरू भी कर दिया होता है और कहता है, वैसे ही मेरा उस बास्टर्ड इयन से लड़ने के बाद मूड खराब था और अब तुम, मुझे लगता है आज का मेरा आखिरी काम तुम्हें निपटाना होने वाला है। और उसके हाथों में डैगर आ गया होता है। और वो दूसरा बंदा भी अपना ग्लव टाइट करते हुए कहता है, अच्छा खुद को बहुत प्रो जैसा दिखा रहे हो, यहाँ पे तुमने अपना चक्कू भी निकाल रखा है। वेल
तुम्हें पता होना चाहिए मेरे सामने ऐसा करने का क्या अंजाम होने वाला है। और वो अपना पंच लोड करते हुए कहता है, मैं कभी भी किसी फाइट से पीछे नहीं हटता और तुम्हें पता होना चाहिए मैं दूसरों से अलग हूं। और यहाँ ग्रिड ने उसके अटैक को अपने नाइफ से रोका तो होता है, पर उसका प्रेशर उसे साफ साफ फील हो रहा होता है। और यहाँ दूसरा बंदा एकदम स्माइल करते हुए कहता है, तो तुम अब तक जितने लोगों से लड़े हो सभी लोग कमजोर थे और तुम्हें अपना लेवल भी कम ही रखना चाहिए एक रैंकर के सामने। उस आदमी ने अपने क्लॉ से ग्रिड पे हमला किया होता है और ग्रिड पीछे खुद को संभालते हुए सोच रहा होता है, मेरी स्ट्रेंथ मलैकस के रेड के बाद बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, पर अभी भी पता नहीं ये आदमी मेरे से कई ज्यादा ताकतवर है। और वो फिर इतनी देर में ही अपने क्लॉ से फिर हमला कर देता है और कहता है, अरे वाह, तुम तो ब्लैकस्मिथ ही हो, पर इतने ज्यादा ताकतवर। वाकई मैंने सोचा भी नहीं था कोई लेवल 114 का मेरे बोल्डर रैकिंग अटैक को रोक लेगा अपने चक्कू से। और ग्रिड खुद को फिर स्टेबलाइज करते हुए कहता है, मैंने कभी भी एक हाई रैंकर से नहीं लड़ा हूं। और दूसरी तरफ वो बंदा अब एक इवल सी स्माइल के साथ हंसते हुए कहता है, मुझे पहले से पता था कि तुम कोई मामूली ब्लैकस्मिथ नहीं हो, तो क्या तुम एक हिडन क्लास हो। मैं उस मास्क वाले बास्टर्ड को ढूंढते हुए यहाँ तक आया था, पर मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे उसके जगह कोई और मिलने वाला है। तो क्यों ना हमारी बात और आगे बढ़ाएं। मैं भी एक हिडन क्लास हूँ और इसका नाम हमें टून बताया जाता है। और यहाँ पे उसके साइड से उसे तेजी से ना एक जोरदार किक पड़ती है और टून जाकर पास के पड़े लकड़ियों के ढेर में टकरा जाता है। और ये रेगस होता है जो कि कहता है, तुम ग्रिड से ऐसे कैसे बातें कर रहे हो टून। और यहाँ टून बैठते हुए कहता है, एक ग्रेट टाइक्वांडो मास्टर जो कि सरप्राइज अटैक यूज कर रहा है। रेगस, तुम ये कब करने लगे। और ग्रिड उसे देख कर सोच रहा होता है, इसमें अभी भी इतनी ताकत है कि आराम से खड़ा हो पाया, इसकी रिकवरी वाकई माननी पड़ेगी। और टून खड़ा होते हुए कहता है, मैं तो प्लान कर रहा था कि आज किसी एक से लड़ूंगा, पर अगर 2v1 हो जाए तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। मैं अभी के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। और वो ग्रिड को देखते हुए कहता है, ओए ब्लैकस्मिथ, तुम वाकई बहुत अच्छे हो, किसी दिन हमारी लड़ाई फिर कंटिन्यू रहेगी। और ग्रिड गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, साले बास्टर्ड, यहाँ पे तुमने जो कचरा फैलाया है इसे साफ तो करके जाओ। पर टून बिना कुछ कहे वहां से दीवार लांग कर चले जाता है। और यहाँ रेगस ग्रिड की तरफ देखते हुए सीरियस टोन में कहता है, अरे वो सब छोड़ो, बात तो ये है कि हमें तुम्हारी डिवाइन शील्ड मिल गई है और रेबेकास डॉटर्स में से किसी के पास वो शील्ड है। और ग्रिड चौंकते हुए ये सुन रहा होता है, तभी रेगस कहता है, रेबेकास डॉटर्स, वो टॉप 3 पैलेडिन्स को नाम दिया जाता है रेबेका चर्च के। और मैंने उनसे मिलने की ना रिक्वेस्ट डाली थी, पर वो डिक्लाइन हो गई है। मुझे लगता है वो शील्ड वापस नहीं करना चाहते हैं। और ग्रिड वो लड़की के बारे में याद करते हुए कहता है, उसी ने मेरी शील्ड चुराई होगी, साली वही थी वो, इजाबेल, वही नाम था ना उसका। और यहाँ रेगस स्माइल करते हुए कहता है, वैसे जिशुका का एक मैसेज है तुम्हारे लिए। उसने कहा है कि अभी हमें कोई इक्विपमेंट प्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, इसीलिए तुम किसी चिंता के बिना वहां जा सकते हो। और अगर तुम्हें हमारी मदद की जरूरत पड़े तो तुम्हें बस गिल्ड में एक मैसेज करना है और हम वहां पहुंच जाएंगे। और ग्रिड स्माइल करते हुए कहता है, तो ठीक है, उसे कहना मैं जल्द से जल्द वापस आने की कोशिश करूंगा। आखिरकार मुझे रेबेका चर्च भी तो विजिट करना है। और यहाँ दूसरे दिन बेचारा वेंटर स्मिथी के पास आता है और उसे काम कहते हैं, ग्रिड यहाँ नहीं है। अरे यार, इसकी तो किस्मत ही खराब है। और वापस से हमें नॉर्थ ऑफ वेटिकन में किसी टाउन एंट्रेंस का सीन दिखाया जाता है, टाउन ऑफ रॉलिंग का। और एक स्मिथी जिसके बाहर एक ब्लैकस्मिथ खड़ा होता है और वो रिलैक्स होते हुए कहता है, आज बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिंग सा काम था, क्या मुझे आखिरी पिकैक्स बनाने में जुड़ जाना चाहिए। और उसे तभी आसमान में कुछ नोटिस होता है और कहता है, ये कोई चिड़िया तो नहीं है। और वो जो सांप से देखता है ना, तो वहां बहुत सारे गार्गोयल्स रहते हैं। और वो कहता है, इतने सारे गार्गोयल्स एक जगह क्या कर रहे हैं। तभी उन सभी को चीरते हुए ग्रिड जो कि उन पे अटैक करता है और वहीं उसी ब्लैकस्मिथ के सामने लैंड कर जाता है और कहता है, मेरा पवरेनियम और कैप
वाकई कमाल का है। इसके कारण मैं इन सभी को हरा पाया। और देखो तो यहाँ पर एक स्मिदी भी है। जल्दी से मैं अपना आइटम रिपेयर कर लेता हूँ। और वो उसके फोर्स की तरफ बढ़ते हुए कहता है, ओह तुम्हारा फोर्स तो वाकई बहुत अच्छा है, मैं इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसके लिए मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा, इसलिए प्लीज मैं ये फोर्स थोड़ी देर के लिए तुमसे उधार पे ले रहा हूँ। और वो ब्लैकस्मिथ चिल्लाते हुए कहता है, एक मिनट रुको रुको, तुम किसी दूसरे का फोर्स कैसे यूज कर सकते हो? और तो और तुम कोई ब्लैकस्मिथ जैसे दिख भी नहीं रहे हो। और तब तक में ना ग्रिड ने फोर्ज में आग लगा भी दी होती है और उसे इजीली कंट्रोल कर रहा होता है। और वो घूमकर कहता है, हे तुम्हें देखकर लग रहा है तुम कुछ लेवल 20 के होगे, तो तुम्हें इस चीज को ध्यान से देखना चाहिए। मैं जो अभी करने जा रहा हूँ ना, वो कोई भी मामूली ब्लैकस्मिथ तुम्हें कभी नहीं दिखा पाएगा। तुम ये मौका जाने देने चाहते हो एक बहुत अच्छे स्किल सीखने का, क्या कहते हो? और वो बंदा भी चुपचाप देखने लगता है ग्रिड के सभी काम, वो कैसे रिफाइन कर रहा था अपने स्वॉर्ड को, उसके सभी क्लिक्स, सभी स्किल्स। और ग्रिड आखिर में अपने हेलमेट को देखते हुए कहता है, अच्छा बाकी सब कुछ तो रिपेयर हो गया है, बस ये चीज हेलमेट बाकी है। और वो जैसे ही उस पे अपने हैमर से क्लिक करता है ना, वो एकदम हवा में टूटकर गायब हो जाता है। और वो ब्लैकस्मिथ भी कहता है, तुमने उसे तोड़ क्यों दिया? वो तो बस थोड़ा सा रिपेयरिंग चाहिए था उसमें। और ग्रिड कहता है, मैंने उसे तोड़ा कहाँ है, मैंने तो बस डिसमेंटल किया है। और अगर किसी चीज को तुम रिपेयर करोगे ना, तो उसका परसेंटेज हमेशा 85-86 ही रहेगा, पर अगर तुम डिसमेंटल करके क्राफ्ट करो तो वो 100% रहता है। यही तो स्किल है। ये कहते हुए वो अपना नया मास्क चेहरे पे लगा लेता है और कहता है, देखा हो गया ना 100%। और इसी के साथ वो वहां से जाते हुए कुछ कॉइन्स गिराता है और कहता है, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ये लो तुम्हारे लिए 10 सिल्वर्स। और वो ब्लैकस्मिथ कहता है, तुम ऑलरेडी जा भी रहे हो, तुम्हें पता है ना वेटिकन यहाँ से बहुत दूर है, तुम्हें एक हीलर कर लेना चाहिए। और ग्रिड कहता है, हीलर? आखिर मुझे उसकी क्या जरूरत यार, मैं उस पर पैसे खर्च क्यों करूं? और वो ब्लैकस्मिथ भी खुशी से कहता है, मेरा नाम लेक्टर है और मैं तुम्हें पहले बहुत अजीब समझ रहा था, पर तुम्हारे जितने स्किल्स हैं मैं इन्हें अपने काम में जरूर लूंगा। और ग्रिड भी उसे वर्क हार्ड कहते हुए वहां से दूसरी तरफ उड़ने लगता है। और अब हमें हिस्ट्री बताई जाती है कि एक प्रीस्ट बनने के लिए लोगों को अपने हृदय को कंट्रोल में रखना होता है और दिन भर बस प्रार्थनाओं में लीन होना पड़ता है। इसके बाद कोई यूजर प्रीस्ट बन पाता है। और यूजर्स जिन्हें हीलर की जरूरत पड़ती है, वो प्रीस्ट को बहुत ज्यादा पैसे देते हैं, सभी एनपीसी प्रीस्ट को हायर करते हैं। और इसी के साथ जब बहुत ज्यादा पैसे जमा होने लगे ना चर्च में, सभी एज ए ऑफरिंग तो थे, पर हाई क्लेरिक्स ये सब देखकर इतना ज्यादा घमंड के साथ वो बाकी की चीजों में भी उलझने लगे, वर्ल्डली डिजायर्स में। और वो आदमी जिसने इन सभी की शुरुआत की, वो और कोई नहीं, अभी का करंट पोप है। और होली सी ऑफ रेबेका चर्च दिखाया जाता है, जिसके अंदर एक दरवाजे की दूसरी तरफ से अजीब सी आवाजें आ रही होती है। और यहाँ एक लड़की कहती है, मुझे लगता है आज हिज होलीनेस बिस्तर में कुछ ज्यादा ही एनर्जेटिक है, क्या ये सच नहीं है क्लॉजियस? और वहां वही प्रीस्ट खड़ा होता है जो कि कहता है, आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, आप सीक्रेट वर्जिन ऑफ लाइट हैं इजाबेल। और इजाबेल कहती है, ये जिसे सबसे होली होना चाहिए वो खुद को इतना घटिया बता रहा है, और तुम ये कह रहे हो कि मैं उसके पीठ पीछे उसकी बुराई भी नहीं कर सकती? और वो कहता है, चुप हो जाइए, वो बाहर आ रहे हैं और आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कई लोग, उनके आंख और कान हैं, आपको ऐसे भी कुछ नहीं कहना चाहिए। और पोप बाहर निकलते हुए कहता है, इतना शोर क्यों हो रहा है, मेरे पीठ पीछे कैसी बातें चल रही है? और इसका नाम ड्रेविगो बताया जाता है। और दोनों उसके सामने घुटने के बल बैठे होते हैं और क्लॉजियस ग्रीट कर रहा होता है। तभी पोप कहता है, ओ इजाबेल, तुम वाकई बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। और इजाबेल कहती है, योर होलीनेस, अगर आप मुझे अपने बिस्तर पर इनवाइट करने नहीं आए हैं तो क्या मैं सुन सकती हूँ कि मुझे यहाँ बुलाने का क्या कारण है? और क्लॉजियस उसे शांत करते हुए कहता है, इजाबेल रिस्पेक्ट से बात करो। और पोप उसे कहते हैं, कोई बात नहीं कैशियस,
इजाबेल, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं कभी भी रेबेका डॉटर्स को हाथ नहीं लगाने वाला हूँ, क्योंकि यही तो हमारी चर्च के सिंबल हैं। और इजाबेल कहती है, अगर डिवाइन शील्ड की बात कर रहे हैं तो उसमें जब डार्क मैजिक मिलाया जाता है तो डिवाइन पावर शील्ड की एकदम डार्क मैजिक में कन्वर्ट हो जाती है। यतन चर्च को ये बात पता थी, इसीलिए उन्होंने शील्ड को टारगेट किया। और पोप उसके बाल छूते हुए कहता है, तो हमें कंटिनेंट पे जितने सारे डिवाइन शील्ड्स हैं सभी को हमारे चर्च में रखवा देना चाहिए। क्या कहते हो, जब डिवाइन और डार्क पावर मिलती है तो उनकी कंपैटिबिलिटी हाई होती है क्या? और इजाबेल थोड़ा सा इरिटेट होते हुए कहती है, तो ठीक है, मैं पैलेडिन्स को यही ऑर्डर देती हूँ उन सभी को रिट्रीव करने का। और पोप कहते हैं, नहीं, तुम्हारा तो कुछ और ही काम था इजाबेल। और वो कहता है, मुझे कल रात एक डिवाइन मैसेज आया है। गॉडेस रेबेका ने कहा कि उनकी तीनों में से एक बेटी मुझे बिट्रे करेगी, और ऐसा कौन हो सकता है सिवाय रिन के। तुम्हें रिन को मेरे पास लाना है इजाबेल, मैं उसे खुद से सजा दूंगा। और तो और ये 3 बार हो चुका है कि मैंने उसे समन किया और वो बार बार मना करती रही। वो कब तक कंट्री टेम्पल में छुपी रहेगी? उसके इंटेंशंस मेरे सामने क्लियर होते जा रहे हैं, वही धोखा देने वाली है। और इजाबेल कहती है, योर होलीनेस, क्या आपको नहीं पता है कि वो आपको इग्नोर क्यों कर रही है? प्लीज आपको इससे पहले आप ये बताइए, क्या आपको गॉडेस रेबेका की आवाज भी सुनाई देती है? और पोप गुस्से में उसका गर्दन पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है मेरे सामने जबान चलाने की? मैं तुम्हें पूरे 2 दिन दे रहा हूँ, रिन को मेरे पास लेकर आओ। और मैं जो कहता हूँ वही गॉडेस रेबेका की जुबान होती है। और यहाँ कैशियस सब कुछ देख रहा होता है और सोच रहा होता है, रिन ने ऑलरेडी चर्च पे अपना ट्रस्ट खो बैठा है ये सारे करप्शंस को देखते हुए, और इजाबेल ने अपनी लॉयल्टी प्रॉमिस की हुई है, इसलिए वो उसे छोड़ नहीं सकती है। रेबेका का चर्च इसके लिए बहुत बड़ा सा पिंजरा बनते जा रहा है। इजाबेल, जो कि यहीं बचपन से बड़ी हुई है, पता नहीं ये पोप से कैसे निपटेगी। प्लीज गॉडेस रेबेका, क्या आप रेबेका चर्च को प्यूरिफाई नहीं कर सकती? और यहीं पे हमें टाउन ऑफ रोलिंग का सीन दिखाया जाता है, और यहाँ कुछ लोग एक बंदे को देख रहे होते हैं और लड़की कहती है, ये कर क्या रहा है? ये यहाँ का तो नहीं लगता, ये दीवार पे क्या कर रहा है? और भाई बैकग्राउंड में प्रार्थनाएं चल रही होती है, प्लीज किसी को भेजिए जो इस करप्ट पोप को पनिश कर पाए। और यहाँ ग्रिड दीवार को टच करते हुए सोच रहा होता है, ये तो असली सोना है, ये दीवार में इतना सारा सोना, इसे हटाने का कोई उपाय नहीं है क्या? तभी उसके पास एक आदमी आते हुए कहता है, भाई सभी लोग तुम्हें देख रहे हैं। और ग्रिड चौंकते हुए वहां से शर्माते हुए खड़ा होता है और कहता है, मैं तो बस इन फूल को देखकर एडमायर कर रहा था यार। और दूसरा बंदा कहता है, रोलिंग यहाँ से वैटिकन जाने के रास्ते में ही पड़ता है, और यहाँ पे लोग रुककर यूजुअली रेस्ट किया करते हैं, क्या तुम भी वहीं जा रहे हो? वैसे मैं भी वैटिकन ही जा रहा हूँ, तो क्यों ना हम साथ में चलें? मेरा नाम डोंग पाव है और मैं एक प्रीस्ट यूजर हूँ। ग्रेट कहता है, वाओ, ये मेरा पहली बार है कि मैं किसी प्रीस्ट यूजर से मिल रहा हूँ, और तुम लेवल 160 हो। वाह, मैंने सुना था प्रीस्ट बनने के लिए बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स होते हैं, और तुम तो वाकई, क्या असल जीवन में भी ऐसे ही हो क्या? और वो आदमी कहता है, नहीं नहीं, रियल लाइफ में मैं बस एक आम आदमी हूँ, इस गेम के बाहर मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे जितने सारे क्लास क्वेस्ट थे ना, उन्होंने मुझे ये सब प्रीस्ट का क्लास क्वेस्ट पूरा करवाया है। और यहाँ इन सभी प्रार्थनाओं के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मैं एक प्रीस्ट बनने वाला हूँ, और मैंने इतनी प्रार्थना की कि मेरे सारे क्वेस्ट पूरे हो गए और मेरा डिवाइन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और क्या कहते हो, अब हमें जर्नी शुरू करनी चाहिए? और ग्रिड भी हाँ कहते हुए तुरंत से पार्टी फॉर्म कर लेता है। और डोंग पाव नोटिफिकेशन पैनल में देखते हुए कहता है, अरे तुम तो लेवल 147 के हो, तुम यहाँ आने वाले शायद से सबसे लो लेवल प्लेयर हो। और ग्रिड मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ ऐसा हो सकता है। क्या ये सच में उतना ज़्यादा डिफिकल्ट है? मुझे लगता है मुझे आप पे भरोसा करना पड़ेगा मिस्टर प्रीस्ट। और वो प्रीस्ट स्माइल करते हुए कहता है, कोई नहीं, हम साथ में ही जाने वाले हैं, इसीलिए हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और वो उसकी स्माइल को इविल करते हुए मन में सोच रहा होता है, बस एक बार मैं तुम्हें यहाँ से हंटिंग जोन में ले जाऊं, उसके बाद मैं तुम्हें इतने अच्छे से लूटूंगा ना
कि कोई जवाब नहीं होगा और हमें बहुत सारे मॉन्स्टर्स दौड़ते हुए दिखाए जा रहे होते हैं। और डोंग पाओ चिल्लाकर कहता है, भाई यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई है, मैंने कभी भी सोचा ही नहीं था कि इतने सारे मॉन्स्टर्स होंगे, क्या करना चाहिए अब। और यहाँ ग्रेट उन्हें मारते हुए कहता है, तुम मुझे हील करना बिल्कुल भी स्टॉप मत करना। और यहाँ ग्रेट अपने पावर्स तो यूज कर रहा होता है और सोच रहा होता है, जैसा कि मैंने सोचा था, लेवल 190 के लिजर्ड मैन, इनसे लड़ना कोई मजाक नहीं है, पर एक प्रीस्ट का हील वाकई कमाल का है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वेटिकन पहुंचते पहुंचते तो मेरे मजे हो जाएंगे। और यहाँ दूसरी तरफ डोंग पाओ खुद हीलिंग स्पेल यूज करके उसे हील कर रहा होता है और उसके मन में चल रहा होता है, भाई इसकी सभी ताकत इसके वो डैगर में दिख रही है, लगता है इसका डैगर ही इसके लिए सब कुछ है। और कुछ देर बाद वो बहुत ज्यादा थक गया होता है और हाफते हुए कहता है, भाई लगता है इसके ड्रॉप सभी तुम्हारे पास ही जा रहे हैं, पार्टी लीडर के पास ही, क्यों ना तुम इसे इक्वली डिवाइड कर दो दोनों पार्टी मेंबर्स में। और ग्रेट गुस्से में कहता है, नहीं, अगर मैंने ऐसा कर दिया तो सभी अच्छी चीजें हाई लेवल प्लेयर के पास चली जाएंगी, एक बार हम वेटिकन पहुंच जाए फिर मैं ये सभी चीजें इक्वली डिवाइड कर दूंगा। और प्रीस्ट कुछ बोलने को होता ही है, तभी ग्रेट आगे उन मॉन्स्टर्स की तरफ इशारा करते हुए कहता है, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो क्यों ना हम यहाँ एक साथ अपने प्राण को त्याग दें, क्या कहते हो? जल्दी से मुझे हील करो, चाहे कुछ भी करना पड़े, वरना यहीं पे रह जाओगे। और यहाँ डोंग पाओ वो भी हाँ कहता है। और कुछ देर के बाद ना वो हाँफते हुए बताता है, भाई वहां पर ना मुझे एक गुफा से दिख रही है, मुझे लगता है यहाँ मॉन्स्टर्स की ताकत अब बढ़ने लगी है, क्यों ना हम वहीं जाके थोड़ा सा रेस्ट करें। और उस केव के अंदर डोंग पाओ उसके दीवार के सहारे खड़ा होता है और कहता है, भाई मैं तुमसे बहुत ज्यादा अलग हूँ, मैं कोई वॉरियर थोड़ी हूँ, मेरा माना रीजन बहुत ज्यादा स्लो है, इसीलिए मुझे बीच बीच में रेस्ट करना पड़ता है यार। और यहाँ ग्रेट ने अपना आर्मर खोल लिया होता है और केप पहने हुए कह रहा होता है, अरे कोई बात नहीं, ऐसे हम रेस्ट कर सकते हैं, पर इसके बाद हमें वेटिकन के लिए कंटिन्यू करना पड़ेगा, वरना हम यहीं रह जाएंगे। और ग्रेट वो केप जैसे ही उतार रहा होता है ना, उसके पास नोटिफिकेशन आता है, वैम्पायर काउंटेस मैरी रोज इस प्लेस में सील्ड है और मैरी रोज के इवल इन्फ्लुएंस के कारण आपका मैजिक पावर टर्बिड हो गया है, आप कोई भी स्पेल या स्किल यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। और ग्रेट पूछता है, लगता है यहाँ पर कुछ है, क्या तुम श्योर हो इस जगह पे हम रुक सकते हैं? और डोंग पाओ कहता है, चिंता मत करो, मैरी रोज यहाँ पर बहुत सालों से कैद है यार, और उसे रेबेका के डॉटर्स ने ही कैद किया था। और दूसरी तरफ से ग्रेट को आवाज आती है, वो कभी भी नहीं उठने वाली है, इसीलिए मैरी रोज की चिंता तुम्हें नहीं करनी चाहिए, तुम्हें तो खुद की चिंता करनी चाहिए। और यहाँ पे 3 असैसिन्स आ गए होते हैं और उनका बॉस एकदम सेंटर में खड़ा होता है और कहता है, तुम इतने लेट क्यों हो गए, हम तुम्हारे लिए आधे दिन से वेट कर रहे थे। और ग्रेट कहता है, क्या बोल रहे हो, वेट कर रहे थे मेरे लिए, क्या तुम मुझे जानते हो? और ग्रेट के पीछे से आवाज आती है, अरे यार वो रास्ते में मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा आ गए थे, इसीलिए थोड़ी देर हो गई। और ग्रेट पीछे घूम के देखता है ना, तो डोंग पाओ अपने चेहरे को ढके हुए कह रहा होता है, ये भले ही तुम्हें बहुत गरीब लग रहा हो, पर इसका डैगर, इसमें भाई इसकी पूरी ताकत रखी हुई है और वो बहुत ज्यादा पैसे में बिकेगा, ये देख के ही पता चल रहा है। और वो एक ईवल सी स्माइल के साथ कहता है, तुम्हें मरना नहीं है ना, तो क्यों ना तुम अपने सारे पैसे और इक्विपमेंट्स हमें देना शुरू कर दो मिस्टर ग्रेट। और ग्रेट कहता है, अच्छा तो तुम भी मुझे यहाँ लूटने पे तुले हुए हो, तो मैं तुम्हें ये बता दूं, तुम ये सब अगर करोगे ना तो तुम्हारा ये जो क्लास है प्रीस्ट, इसमें तुम पे बहुत ज्यादा एलिगेशंस लग जाएंगे। क्या प्रीस्ट ऑफ रेबेका ऐसा कर सकता है? और वो प्रीस्ट अपना नेकलेस हिलाते हुए कहता है, ये यहाँ पर प्रीस्ट यूजर पहले से बहुत कम है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई प्रीस्ट कैसे काम करे, तुम्हें बस ये प्रीस्ट के वादे कोई क्वेस्ट के दौरान फॉलो करने होते हैं, बाकी चीजों में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और ये कहते हुए एक असैसिन ना, मेन असैसिन उस पे लपक पड़ता है और कहता है, रेबेका का पोप ही इतना घटिया है तो तुम उसके प्रीस्ट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, और तुम्हें वो सब छोड़ के अपनी चिंता करनी चाहिए। और ग्रेट भी तेजी से मास्क लगाकर अपना स्वॉर्ड समन करता है और एकदम एक जोरदार ब्लॉक के साथ उसे पीछे धकेल देता है और वो अपने बाकी 2 असैसिन्स की बाहों में गिरा होता है और कहता है, ये बास्टर्ड, इसकी ताकत तो। और वो ग्रेट को देखते हुए कहता है, वो स्वॉर्ड, वो हेलमेट, ये तो वही है,
वो साइकोपाथ बुचर। और ग्रिड भी यहाँ हंसते हुए कहता है, मैंने बोला था ना, तुमने किसी गलत बंदे को उठा लिया है। और तभी ग्रिड के चारों बगल बहुत सारी ब्लैक मैजिक सराउंड करने लगती है और ग्रिड कहता है, ये क्या है, एक स्मोक स्क्रीन। और तभी तीनों असैसिन्स उस पर टूट पड़ते हैं और मेन वाला कहता है, चाहे ये कोई भी हो, बुचर या कोई भी, इसका काम तमाम कर दो। और दूसरा बंदा भी कहता है, ये चाहे कुछ भी करे पर डोंग पाओ की इतनी मेहनत बर्बाद नहीं होनी चाहिए। और वो उन सभी पे टूट पड़ता है। यहाँ दूसरी तरफ डोंग पाओ केव के एग्जिट की तरफ भागते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास कोई आइडियाज नहीं है। और यहाँ उन असैसिन्स में से एक अपने पास कुछ निंजा स्टार्स रखते हुए कहता है, ये स्टार्स में एक्सप्लोजन, पॉइजन और स्मोक स्क्रीन है। और मैं पक्के यकीन से कह सकता हूँ तुम्हारे पास इससे निपटने का कोई तरीका नहीं होगा। और वो मर जाओ साइकोपाथ कह के वो सारे स्टार्स ग्रिड पे चला देता है और उसके दो साथी उसी वक्त उस पे हमला भी कर देते हैं। तीनों के कंबाइंड हमले के बाद वो मेन वाला कहता है, हमने कर दिखाया, मुझे पूरा फील हुआ, मेरे ब्लेड पे कुछ ना कुछ तो लगा था। तुम्हारा नाम ग्रिड था ना, वैसे जो भी हो, तुम्हें हमें इसके लिए ब्लेम नहीं करना चाहिए, हम तो असैसिन हैं, हमारा तो काम ही यही है। तभी दूसरी तरफ से किसी के हंसने की आवाज आती है, तुम लोग बिल्कुल भी अलग नहीं हो, और देखो तो जरा ये कितने ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे हो। मैं वैसे वाकई में मरने वाला था अगर मैं केयरलेस रहता तो। और ग्रिड को दिखाते हैं जो वो दोनों पवरीनियम को निकाल कर खुद को प्रोटेक्ट कर लिया होता है और वो डोरान की रिंग। और वो कहता है, वैसे मेरे पास भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग खिलौने हैं, क्यों ना मैं तुम पे ही ये यूज कर दूं। और मैंने तुम्हें कहा था ना, तुमने गलत बंदा उठा लिया है। इसी के साथ वो ब्लैकस्मिथ रेज और पैगमा स्वॉर्ड डांस के साथ वेव यूज करता है और तीनों बंदे एक ही साथ डिसअपीयर हो जाते हैं। और यहाँ डोंग पाओ अपने घुट्टों पे आ जाता है, प्लीज भाई मुझे माफ कर दो। और ग्रिड कहता है, मेरे से पहले तुमने ऐसी भी कितने लोगों से मांगी है और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही माफ कर दूंगा। और वो दूसरी तरफ देखते हुए कहता है, वैसे बाकी लोगों का तो पता नहीं, पर किसी प्रीस्ट को मारने से प्लेयर्स पे तो दिक्कत आ ही जाती है। इसीलिए इसके सिवा मैं ये करने वाला हूँ कि अभी तक जितना भी लूट मिला था वो सब मैं अकेले रखने वाला हूँ, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। और यहाँ पे ना डोंग पाओ का चेहरा अचानक से स्टिफ हो जाता है और वो एकदम खांसते हुए जमीन पर बैठ जाता है। और ग्रिड कहता है, हे क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, ये ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो। तभी उसे कुछ ब्लैक पावर्स की आवाज आती है, हो मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसे जागूंगी। और भाई ये वही वैम्पायर प्रिंसेस होती है जो कि डोंग पाओ का पूरा ब्लड पी गई होती है और कह रही होती है, मुझे पता नहीं कहां से खून की इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी और मैंने सोचा भी नहीं था उठते ही मेरे सामने मेरा खाना प्रकट हो जाएगा, ये वाकई बहुत डिलीशियस है। हाय देयर, कैसे हो तुम। और ग्रिड के पास नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं कि आपको वैम्पायर काउंटेस मैरी रोज दिखी है और सभी टाइप के स्पेल और स्किल अब अनअवेलेबल हो चुके हैं और वैम्पायर का गेज ये आपको सिड्यूस कर रही है। पर ग्रिड के पास जो स्किल्स रहते हैं ना वो उन सभी को रेजिस्ट कर रही होती है। और ग्रिड सोच रहा होता है, ये तो मैरी रोज है, इसकी प्रेजेंस कितनी ज्यादा ट्रेमेंडस है, मलैकस इसके सामने तो बच्चा है। और ग्रिड कहता है, ये क्या तुम यहाँ पर तो सील्ड थी ना, तुम कैसे उठ गई। और वो उसका केप छूते हुए कहती है, मुझे इस केप से पता नहीं बहुत लोगों के खून की खुशबू आ रही है और इसी कारण मेरी नींद टूटी है। और ग्रिड सोच रहा होता है, यार ये मलैकस की चीज लेनी नहीं चाहिए थी, पता नहीं कितने वर्जिन्स को इसने सैक्रिफाइस किया होगा। और काउंटेस कहती है, पर तुम इतने ज्यादा अजीब हो, तुम्हारे पास कोई स्ट्रॉन्ग डिवाइन पावर्स भी नहीं है रेबेका के डॉटर्स जैसे, और ना ही तुम्हारे पास कोई स्ट्रॉन्ग मैजिक पावर है ब्राह्म जैसे, पर तुमने मेरे सेड्यूसिंग पावर को इतनी आसानी से डिफ्लेक्ट कर दिया, तुम पे कोई इफेक्ट भी नहीं हुआ। और ग्रिड सोच रहा होता है, ये ब्राह्म को जानती है और ये उसके बारे में इतने आराम से बात कर रही है, क्या इसका लेवल उससे भी कहीं ज्यादा ऊपर था। और यहाँ वो उसकी आंखों में देखते हुए सोच रहा होता है, इसकी खूबसूरती तो देखो, इस दुनिया की ये है ही नहीं और इसकी ताकत
वाकई बहुत ज्यादा है। मैं कभी भी इससे अकेले तो निपट ही नहीं सकता हूँ, मुझे सावधानी बरतनी होगी। और वो स्माइल करते हुए कहता है, वैसे तुम कह रही थी मैं बहुत ज्यादा अजीब हूँ, इसका मतलब मैं इंटरेस्टिंग हूँ। क्या तुम इसी बहाने मुझे आज जिंदा छोड़ दोगी? और मैंने तुम्हें तुम्हारी नींद से भी तो उठाया, प्लीज मुझ पे ये एहसान कर दो। और वो उसके कंधों पे हाथ रखकर जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, यार कितने कॉन्फिडेंस से रिक्वेस्ट कर रहे हो। तो ठीक है, मैं तुम्हें आज के लिए जाने दे रही हूँ। और बहुत दिन हो गए मैं बाहर नहीं निकली हूँ, इसलिए मैं सबसे पहले बाहर घूम कर आती हूँ। और वो अपने डार्क पावर्स में डिसअपियर होने लगती है और डिसअपियर होते होते कहती है, मैं तुमसे फिर मिलने आऊंगी, चलो दूसरे दिन। और वहां से गायब हो जाती है। ग्रिड कहता है, इसके सामने मैं वाकई बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि चीजें ऐसी हो गई। अब लगता है मैं खतरे से बाहर हूं। अगर यहाँ पे मैंने हीलिंग के लिए मांगा होता तो वाकई बहुत अच्छा होता। खैर जो भी हो। और वो जब जमीन पर देखता है ना, तो वही असैसिन की सारी चीजें गिरी हुई होती है, वो निंजा स्टार बेल्ट। और वो कहता है, अरे ये तो कमाल हो गया। और वो उसे उठाकर एकदम खुशी से नाचते हुए उस केव के बाहर निकल जाता है।